और लेक्चर नंबर 24 है। कल जो है वह मैंने रिंग ऑफ चार्ज और डिस्क ऑफ चार्ज जो है उसको स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए किसी पॉइंट पी के ऊपर। आज जो है इसका लास्ट केस जो इसके अंदर रह गया, थर्ड वन, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to infinite line of charge। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट लाइन है जो नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है और उसके ऊपर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस लाइन चार्ज की वजह से आपने किसी पॉइंट पी के पर स्पेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम फिगर जो है वो बना के देख लेते हैं कि ये सपोज करें कि एक लाइन है आपके पास। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और इधर हम कोई जो है वो ले लेते हैं लेंथ एलिमेंट इस जगह पर। ये कोई लेंथ एलिमेंट जो है यहाँ पर हमने डी एक्स जो है उसको ले लिया है और इस लेंथ एलिमेंट को आप इसके साथ मिला। ठीक है, यहाँ पर ये कोई चार्ज डी क्यू है इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, क्योंकि वैसे तो चार्ज क्यू जो है वो पूरी इस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो कि डी एक्स है, इसकी वजह से जो चार्ज है वो डी क्यू है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल थीटा जो है बन रहा है, ये एंगल जो है ये आपके पास 90 डिग्री का होगा, इधर से भी एंगल थीटा बनेगा। अब इस ओरिजिन से लेकर इस लेंथ एलिमेंट तक डिस्टेंस x है आपके पास, और इस पॉइंट P से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो r है। अब इस पॉइंट P के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो ये अब आपके पास फील्ड डी ई जो है वो जा रही है, ये आगे पूरी। तो इसको आप कह दें फिगर ए। ठीक है, ये फिगर जो है कि आप प्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। अब हमारे पास ये जो फिगर ए है, in figure A, a section of an infinite line of charge having uniform linear mass density।
इस लाइन के ऊपर ये जो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड लाइन है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा। मास नहीं आ रहा, चार्ज आ रहा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पूरी इस लाइन के ऊपर जो है चार्ज यूनिफॉर्म, यानी कि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन ऑफ चार्ज, अगर इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी डिवाइड दिस लाइन इनटू स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस and width of each piece is dx। इस लाइन को छोटे 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 बहुत सारे पीसेस के अंदर आप डिवाइड करें, तो वो सारे छोटे छोटे पीसेस क्या होंगे, विड्थ उनकी dx हो, ठीक है। यानी कि ये लाइन है, तो एक ये पीस, ये सारे इनके दरमियान ये डिस्टेंस dx, ये भी dx, ये भी dx, ये भी dx एंड सो ऑन। ये सब छोटे छोटे डिस्टेंस जो हैं ये क्या होंगे, ये dx के बराबर, तो आप इसको इसमें डिवाइड कर दें। अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE ड्यू टू चार्ज एलिमेंट DQ इज गिवन बाय, अब ये जो DE की वैल्यू है यहाँ पर ये हमारे पास आएगी DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर R स्क्वायर। नौ यहाँ पर DQ की जो वैल्यू जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा DQ ओवर DL, और DL को मैं रिप्लेस कर दूंगा DX से, तो लैम्डा DQ ओवर DX के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से DQ की वैल्यू लैम्डा DX के बराबर निकल आएगी। आप ये लैम्डा DX की वैल्यू जो है इसको पुट कर दें, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो DE इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DX ओवर R स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये जो है ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, पहले नंबर पे तो हमने देखना है कि जो कंपोनेंट्स हैं फील्ड के वो क्या होंगे। अब यहाँ पर जो नेट फील्ड है, अगर आप देखें कि इस तरफ इस साइड से भी अगर हम फील्ड ले लें, इस साइड से भी फील्ड आ रही है, तो यहाँ से भी फील्ड की लाइन जाएगी। तो ये जो कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री।
सिर्फ आपके पास जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये एग्जिस्ट करेगा, यानी कि z और x वाले ख़त्म हो जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री, और ओनली जो आपके पास ये y वाला कंपोनेंट है ये सिर्फ क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि since there is no net field, अब चूँकि आपके पास कोई नेट फील्ड नहीं है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आपके पास कोई कंपोनेंट नहीं है फील्ड का, तो जो फिर अब आपके पास फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो किसकी वजह से करेगी, सिर्फ वाई कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू वाई कंपोनेंट, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ वाई कंपोनेंट की वजह से एग्जिस्ट करेगा। तो इट इज़ गिवन बाय DE cos ऑफ थीटा। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को यहाँ से कंसिडर करूँ, ये वाला एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपके पास DEY, इसके सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो DEY जो है वो D cos ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, अगर इसको हम लिखें कि DEY और इसके अंदर DE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर DE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो DE की वैल्यू जो है वो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx ओवर r स्क्वायर cos ऑफ थीटा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो
अच्छा, अभी इसमें कॉज ऑफ थीटा जो है इसकी वैल्यू हमने देखनी है क्या, लेकिन उससे पहले अगर हम इसका इंटीग्रल जो है वो ले लें डी ई वाई का, तो ई वाई आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि ये जो आपका सिस्टम बना हुआ है, देखिए वाई एक्सेस जो होता है ना, ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कंट्रीब्यूशन है ई वाई की, वो टॉप और बॉटम, यानी कि ये जिस रॉड के ऊपर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी टॉप और बॉटम दोनों से कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो जब दोनों से कंट्रीब्यूशन आ रही है तो इसका मतलब है कि फिर हमें इस डी ई वाई को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डबल है ना, ऊपर वाले हिस्से से भी कंट्रीब्यूशन आ रही है और निचले वाले हिस्से से भी कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो बिकॉज द कंट्रीब्यूशन टू ई वाई इज फ्रॉम टॉप, ये जो ई वाई की कंट्रीब्यूशन आ रही है आपके पास, ये टॉप एंड बॉटम हाफ्स ऑफ रॉड इज इक्वल, यानी कि जितनी ऊपर से आ रही है उतनी ही नीचे से आ रही है। सो वी कैन राइट तो लिहाजा फिर हम इसको लिख सकते हैं कि जो ई है हमारे पास, ई वाई, ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे तो 2 डी ई वाई 0 टू इन्फिनिटी। वैसे ये जो, चूँकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंडेड है, तो वैसे अगर आप इसको लिखें तो ई वाई हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट डी ई वाई। तो यहाँ पर भी अगर इसको 0 से इन्फिनिट कन्वर्ट करना है तो 0 से इन्फिनिटी और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई वाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नौ आप इसके अंदर डी ई वाई की वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वाई 2 0 से इन्फिनिटी, डी ई वाई की ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स ओवर आर स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। तो ई वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर डी एक्स। नाउ अब यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करें आप x को पुट x इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा। ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से यहाँ तक ये a है, x को a tan ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर आ जाएगा।
और tan ऑफ थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर x और बेस a, x ओवर a, यानी कि थीटा जो है वो tan इनवर्स x ओवर a के बराबर आ जाएगा। अब आपके पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, वो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पाइथागोरन थ्योरम लगाएं तो यहाँ से निकल आएगी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़, ठीक है। अब आप ये वैल्यूज़ जो हैं इनको सब्स्टिट्यूट करें तो डी एक्स हमारे पास ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो ई वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से इन्फिनिटी कॉज ऑफ थीटा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। तो ई वाई 0 से इन्फिनिटी ए सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स को हमने बराबर लिया ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ई ऑफ वाई लैम्डा 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से इन्फिनिटी ए सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को कॉमन निकालें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो लिहाजा ई ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा भी है। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया। एक दफ़ा ए इस ए से कैंसिल होगा तो ई ऑफ वाई 0 से इन्फिनिटी कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, इधर भी आना था ई वाई 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 लैम्डा ए, अब ए को मैं 2 लैम्डा ए नीचे आएगा 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा जी, अब आ गए आप लिमिट के ऊपर, क्योंकि आपने यहाँ पर किया कन्वर्जन। ठीक है, तो पहली चीज़ के अगर x 0 है तो फिर थीटा भी उसके ऊपर क्या होगा? इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 तो थीटा भी उसके ऊपर 0 होगा। tan इनवर्स
0 0 के बराबर ये इसके अंदर पुट करें, ठीक है। उसके बाद अगर x, इफ़ x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फिर थीटा इसके अंदर पुट करेंगे, x tan इन्फिनिटी पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो x थीटा पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी ई वाई 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 0 से पाई बाई 2 काज ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब आप इसकी सिर्फ क्या रह गई है, पीछे इंटीग्रेशन रह गई है, बाकी ये सारा आप सॉल्व हो गया। तो ई वाई इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ई वाई 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है। तो ई ऑफ वाई 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है जी। 2 यहाँ से इसके साथ कट जाएगा, तो ई वाई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ charge. This is the required electric field due to infinite line of charge. ठीक है। अब ये मैंने आपको 3 किस्म के केसेस जो हैं वो यहाँ पर करवा दी हैं, बाकी आपने एग्जांपल्स के अंदर भी कहा है। बाकी अब आप जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो मज़ीद और केसेस जो हैं वो आप उनसे फेमिलियर हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो डाइवर्जेंस और कर्ल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का, उसको स्टडी करके देखना है। यानी कि डेल क्रॉस ई और डेल डॉट ई, ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है। मैं मिलता हूँ आपसे क्लास के बाद। Divergence and curl of electrostatic fields. तो इसमें हमने पहले नंबर पर जो चीज़ स्टडी करनी है
इस आर्टिकल के अंदर इसका पहला सेक्शन जो है, सेक्शन 1 जो है, उसके अंदर हमने करना है फील्ड लाइंस, फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। यह हमने स्टडी करना है। तो अभी तक ये जो सारी डिस्कशन हमने की है, इस डिस्कशन में आपने ये एक इक्वेशन राइट डाउन की थी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। E ऑफ R इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ऑफ R प्राइम R यूनिट वेक्टर D टॉप प्राइम ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमने स्टडी की है पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें। अब ये इक्वेशन 1 हमें क्या बता रही है? इक्वेशन 1 टेल्स अस हाउ टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें ये बता रही है कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कंप्यूट कर सकते हैं, यानी कि उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, क्योंकि ये वॉल्यूम की है। वैसे तो आपके पास लाइन चार्ज भी होती है और सरफेस चार्ज भी होती है, लेकिन ये मोस्ट जनरल फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर तीनों डायमेंशंस जो हैं वो आ जाती हैं। तो बेसिकली ये किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ठीक है, जो कूलम्स लॉ से निकाला गया है। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारे पास कूलम्स लॉ है, ठीक है, कूलम्स लॉ आपको ये बताता है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने डिफ़ाइन किया उसी कूलम्स लॉ से आपने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर आपने एक और इक्वेशन जो है वो डिफ़ाइन की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वी डिफाइन F इज इक्वल टू QE। यह हमने इक्वेशन जो है ये डिफाइन की। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? ये आपको ये बता रही है कि कितनी फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर जब आपने उस चार्ज को उस जगह पर प्लेस किया कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये आपको ये इक्वेशन ये चीज़ जो है ये बता रही है। दिस इक्वेशन टेल्स अस what the force on charge Q, कि चार्ज Q के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है प्लेस्ड इन दिस फील्ड विल बी। जब आप उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है। अब आपने ये भी देखा है कि जो इंटीग्रल्स हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं जब आप कंप्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को।
उसकी वजह यह है कि इंटीग्रल्स को कहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिन जगह पर आपके पास कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, तो द इंटीग्रल्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटिंग ई। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्यूट कर रहे हैं तो उसमें इंटीग्रल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवन फॉर सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है जी, सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं। अब सरफेस वॉल्यूम लाइन ये क्या है, ये सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है कि इनकी जगह आप दूसरी जगह आप स्केयर ले लें या कोई और आप फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ले लें। ठीक है, तो ये सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है इंटीग्रल्स आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम क्या सीखते हैं, यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज इंटीग्रल्स। अब जारी बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल्स की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रल्स। उस तरफ हमें जाना पड़ेगा, यही है वो रास्ता हमारे लिए। अब रास्ता कोई बचा नहीं है। अगर ये हुकूमत समझती है या इससे पहली हुकूमतें या जो आने वाले लोग जो आंखें जमाए बैठे हैं कि हम आ जाए, इक़्तिदार मिल जाए, अगर वो समझते और निज़ाम चला के यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो हैं इनको सॉल्व करने का तरीका जो है वी शुड नो। तो अब वो जब आप इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें फिर हमें ई की डाइवर्जेंस और ई का जो कर्ल है वो लेना पड़ता है इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। इवन के जो स्मॉल सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर भी जो है वो आ रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वी लर्न द ट्रिक्स फॉर अवॉइडिंग these इंटीग्रल्स। तो एक तो है कि आप इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं, एक ये टेक्निक भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, और दूसरी टेक्निक ये है कि आप इन इंटीग्रल्स को अवॉइड करें, यानी कि इनके बगैर ही जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको कैलकुलेट करके देख लें। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें डाइवर्जेंस और कर्ल जो है फील्ड की वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम फील्ड जो है उनको इंटीग्रल्स, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अगर आप देखें पीछे से जो सारी कैलकुलेशन होती है वो कूलम्स लॉ से आता है। E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R स्क्वायर। जब उसको आप डिफरेंशियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो D इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ और R स्क्वायर। उस DQ के अंदर आप वैल्यू रखते हैं लाइन की भी, सरफेस की भी और वॉल्यूम की भी। तो बेसिकली वो जो मैंने पीछे इक्वेशन लिखी थी वो कूलम्स लॉ है। तो जब भी आपके पास कूलम्स लॉ की शक्ल में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो देन यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रल्स एंड समटाइम्स दीज इंटीग्रल्स आर टफ टू सॉल्व। तो बाद दफ़ा ये इंटीग्रल्स जो हैं ये ऐसे होंगे कि इनको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो आप प्रीवियसली EMT 1 के अंदर भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे सिलेंडर है, लाइन है या स्फीयर है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि हम कूलम्स लॉ से सॉल्व करें। उनको हम जो है वो क्या करते हैं, वो गाजेस लॉ लगा कर सॉल्व कर लेते हैं। और गाजेस लॉ की जो डिफरेंशियल फार्म होती है वो क्या होती है, डेल्टा T इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट।
डाइवर्जेंस आ गया ना, डाइवर्जेंस इसके अंदर। यानी कि अगर आप इंटीग्रल जो हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमें ये ना बड़े बड़े इंटीग्रल जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़े, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ल और डाइवर्जेंस को अपनी कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट ऑल बिगिंस विद डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ई। तो ये फिर हमें डाइवर्जेंस और कर्ल जो है ई का लेना पड़ता है। अब मैंने ये पीछे इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, आप इसका भी डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ऑफ आर प्राइम डी टा प्राइम, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको सबसे पहले शुरू करते हैं किसी सिंपल पॉसिबल केस से। ठीक है, तो जो सिंपल पॉसिबल केस है वो क्या है हमारे पास हो सकता है, वो केस हो सकता है पॉइंट चार्ज। ठीक है, सपोज अ सिंगल पॉइंट चार्ज, सपोज करें कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज है सिचुएटेड एट द ओरिजिन। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन के ऊपर सिचुएटेड है, यानी कि इसकी वजह से जो फील्ड होगी ई ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये बेसिकली क्या है, ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। अब अगर आप फील्ड की इनसाइट लेना चाहते हैं, यानी कि हम ये समझना चाहते हैं कि ये फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से आया है, ठीक है, ये फील्ड किस तरह बिहेव करेगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं उनको ड्रा किया जाता है फील्ड की इनसाइट, यानी कि फील्ड किस तरह बिहेव करती है, किस जगह के ऊपर फील्ड जो है वो स्ट्रांगर होती है, किस जगह के ऊपर फील्ड जो है वो वीकर होती है। इस चीज़ का पता आपको किससे लगता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। यानी कि फील्ड को आपको ड्रा करना पड़ता है किसके ऊपर, पेज के ऊपर, वहाँ से आपको पता चल, यानी कि जिस जगह पर आपके पास डेंसिटी जो है फील्ड लाइंस की ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर बहुत फील्ड लाइंस जो है वो इकट्ठी हुई हैं, एक जगह पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं पेज के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रांगर है। और जिस जगह पर डेंसिटी कम है, ठीक है, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांगर नहीं है। तो ये जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं पेज के ऊपर, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये आपके पास किस तरह वेरी करेगी। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ये फील्ड जो है ये 1/r² से जा रहा है, यानी कि ये फील्ड जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है ये उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो टू गेट ए फील for this field of equation 2। अब ये जो फील्ड है आपके पास इक्वेशन 2 का, इसकी आप फील लेना चाहते हैं, तो we have to draw a few रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स। इसके लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स जो हैं वो ड्रा करने पड़ेंगे एज शोन इन फिगर ए। अब यहाँ पर मैं ये फिगर ए जो है वो बनाता हूँ।
ये फील्ड ई है, ठीक है जी। ये हमारे पास फिगर ए आ गई। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो फील्ड है, अच्छा इधर से भी एक लाइन निकाल लें कि फील्ड जो है वो फॉल कर रहा है लाइक 1/r²। इन फिगर ए the field falls of like 1/r²। तो the vectors are shorter as you go farther away from the origin। आप देखें ना, यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है वेक्टरों की, आगे जाके छोटी हो जाती है। ठीक है, शुरू में लेंथ ज़्यादा है, आगे जाके जो है वो लेंथ वो छोटी हो जाती है। ठीक है, ये सारी लेंथें आगे जाके जूँ जो आप उससे दूर जाना शुरू करते हैं ओरिजिन से, तो ये हमेशा पॉइंट करते हैं रेडियली आउटवर्ड। दे ऑलवेज पॉइंट रेडियली आउटवर्ड। अब देखें, ये अलॉन्ग द रेडियस आउटवर्ड डायरेक्शन है इसकी फील्ड की। ठीक है जी, अभी यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, अभी ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, देखिए ये अब टाइम ओवर हो रहा है।